नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है oogenesis। ये बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड oogenesis। अब प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन विद इन द फीमेल बॉडी देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि फीमेल बॉडी में जाइगोट फॉर्मेशन से लेके बर्थ तक क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। यानी किसी भी ह्यूमन में किसी भी ह्यूमन फीमेल में जब वो जाइगोट की स्टेज पे होती है और देन बिफोर बर्थ तक या फिर बर्थ तक क्या चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी बॉडी के अंदर। इस सारे पीरियड को हम लोग कहते हैं ये प्रीनेटल पीरियड है, यानी कि द पीरियड बिफोर बर्थ। सबसे पहले किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी फीमेल बॉडी, किसी भी ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जाइगोट बनता है, देन मोरुला बनता है। मोरुला एक बॉल ऑफ सेल्स है। देन हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके एक साइड पे सेल्स पड़े हुए होते हैं। ये वाला सारा स्ट्रक्चर इनर सेल मैस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है और ये वाला सारा स्ट्रक्चर ट्रोफोब्लास्ट लेयर बना रहा होता है। ट्रोफोब्लास्ट लेटर ऑन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और इनर सेल मैस ये दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट लेयर जो होती है वो डिफरेंशिएशन से पहले, बिफोर डिफरेंशिएशन, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनाती है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जर्म लाइन सेल्स के फर्स्ट सेल्स होते हैं। ये बेसिकली कहाँ से बन रहे होते हैं? बिफोर डिफरेंशिएशन एपीब्लास्ट प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बना रही होती है। देन एपीब्लास्ट ही आफ्टर डिफरेंशिएशन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बेसिकली एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स है। और ये आफ्टर और मेसोडर्म से ही हमारे पास गोनेट्स डेवलप हो रहे होते हैं, जो कि फीमेल्स में ओवरीज होते हैं और मेल्स में टेस्टिस होते हैं। इनर सेल मैस एक तो एपीब्लास्ट बना रहा था और दूसरा हाइपोब्लास्ट बना रहा था। हाइपोब्लास्ट यॉर्क सेक में कन्वर्ट हो जाता है और हाइपोब्लास्ट यॉर्क सेक बनाता है लेटर ऑन। और यॉर्क सेक के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वॉल और एक तो कैविटी। अब ये सारा का सारा इस पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ताकि हम लोग आगे जाके ओजेनेसिस की प्रोसेस को जब समझने लगे तो कोई टर्म ऐसी ना रह जाए जिसको देख के हमें लगे कि भाई ये पता नहीं क्या चीज़ है। यहाँ पे हम लोगों का प्रीनेटल पीरियड एंड हो जाता है। देन हम लोग बात करते हैं, ओके, प्रीनेटल पीरियड में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पीजीसीज, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जो कि एपिब्लास्ट से बन रहे थे बिफोर डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन हो जाती है इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और मेसोडर्म हम लोगों के पास गोनेट्स बना रही होती है और ऑन द अदर हैंड हाइपोब्लास्ट से यॉर्क सैक बन चुका होता है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो कि एपिब्लास्ट से बने थे बिफोर डिफरेंशिएशन, वो वॉल ऑफ यॉर्क सैक में माइग्रेट करते हैं और वहाँ से फिर वो डेवलपिंग गोनेट्स में चले जाते हैं, जहाँ पे डिफरेंशिएट होकर वो ओगोनिया बना देते हैं। ओगोनिया में माइटोसिस होती है और ये इंक्रीज हो जाते हैं इन नंबर। अभी तक क्या हो चुका है कि जो पीजीसीज हैं, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, वो ओगोनिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। होता ही है बेसिकली कि बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ स्टेम सेल्स वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ स्टेम सेल्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान ही प्रेजेंट होते हैं। और जो जो ओगोनिया, ये भी जर्म लाइन स्टेम सेल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रीनेटल पीरियड के दौरान प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये ट्रांजिएंट यानी कि टेम्परेरी जर्म लाइन स्टेम सेल्स हैं और ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। अब इनमें माइटोसिस होती है तो ये इंक्रीज कर जाते हैं इन नंबर। और जब इनमें डिफरेंशिएशन होती है तो ये डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी उस साइड बना देते हैं जिसके अराउंड जब एक सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस ग्रैनुलोसा सेल्स बन जाती है तो हम इसको कहते हैं कि इसके अराउंड एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा है? मैंने बेसिकली कहा है कि प्राइमरी oocyte के अराउंड प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन जाती है जो कि सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस ग्रैनुलोसा सेल्स पे कंसिस्ट कर रही होती है। अब प्रीनेटल पीरियड के दौरान ही प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस वन शुरू हो जाएगी और सारे के सारे प्राइमरी oocyte प्रोफेज वन के ऊपर अरेस्ट हो जाएंगे, यानी फर्दर डिवीजन प्रोसीड नहीं करेगी।
अब आफ्टर बर्थ क्या होता है कि ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, एंड देन सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाना शुरू कर देती हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स में बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमोर्डियल में सिंगल लेयर थी और वो भी स्क्वामस ग्रैनुलोसा सेल्स की, और प्राइमरी फॉलिकल में मल्टीपल लेयर्स हैं और क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल्स की। देन जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती हैं तो इनमें एक और लेयर आ जाती है, थीका लेयर। इस दौरान इसके अंदर प्राइमरी oocyte अभी भी प्रोफेज 1 पे ही रेस्ट है। अब क्योंकि फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होता, जैसे कि प्यूबर्टी पे जो कि प्यूबर्टी पे एफएसएच की वजह से मिलना होता है, तो ये डिजेनरेट कर जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये फॉलिकल एट्रीसिया है। फॉलिकल एट्रीसिया की वजह से बहुत ज़्यादा फॉलिकल बर्थ टू प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में, यानी बेसिकली चाइल्डहुड के दौरान बहुत सारी फॉलिकल्स डिजेनरेट हो जाती हैं। इसको हम इसका अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि एट बर्थ फीमेल की जो बॉडी होती है, फीमेल की जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर तकरीबन 400,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, और बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान, चाइल्डहुड के दौरान फॉलिकल एट्रीसिया से इतनी ज़्यादा फॉलिकल्स डिजेनरेट हो जाती हैं कि बाकी सिर्फ प्यूबर्टी पे बाकी सिर्फ 60,000 टू 80,000 फॉलिकल्स रिटेन होती हैं। अब आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के ये जो प्रोसेस है ना, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाना एंड देन सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाना, ये आफ्टर प्यूबर्टी भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी इसमें एक चीज़ की जो एडिशन हो जाती है वो ये कि जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, क्योंकि उनको सिग्नल मिल रहा होता है एफएसएच की तरफ से, तो वो टर्शियरी फॉलिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं इंस्टेड कि वो सेकेंडरी फॉलिकल के स्टेज पे डिटीरियोरेट हो जाए, डिजेनरेट हो जाए। है आफ्टर प्यूबर्टी सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्शियरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती हैं और इनके अंदर एडिशन होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी की। अगर हम लोग नीचे देखें तो प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 के ऊपर अरेस्ट था, वो भी टर्शियरी फॉलिकल में वो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंडरी oocyte का जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही फिर प्राइमरी oocyte से एक तरफ तो सेकेंडरी oocyte बन रहा होता है और साथ ही पोलर बॉडी बन रही होती है। इस तरह मेयोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। अब टर्शियरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte को लेके, टर्शियरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte को अपने अंदर रख के मेचोरियम ग्राफिन या वेसिकुलर फॉलिकल्स बना देती हैं, जिनमें जोना पिलोसिडा डेवलप हो जाता है। ये एक एडिशनल नॉन सेलुलर लेयर होती है। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉन सेलुलर लेयर है। देन हमारे पास सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है और मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज 2 के ऊपर। और इसी अरेस्टेड स्टेज में जो सेकेंडरी oocyte है वो फॉलिकल्स के अंदर, कौन सी फॉलिकल्स के अंदर से, मेजोरियम ग्राफियन या वेसिकुलर फॉलिकल्स के अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। अब इन केस अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही एक और पोलर बॉडी बना देगा। और इन केस अगर इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती विद इन 12 to 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर being released from follicles, from mature follicles, तो ये सेकेंडरी oocyte डिजेनरेट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एट्रीसिया और एपोप्टोसिस। मेच्योर फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम बना देती हैं ओवुलेशन के बाद, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाता है, और डिजेनरेट होकर ये कॉर्पस एल्बिगन्स बना देता है, जो कि वाइट स्ट्रक्चर है। कॉर्पस ल्यूटियम येलो स्ट्रक्चर और कॉर्पस एल्बिगन्स ये वाइट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एट बर्थ फीमेल बॉडी के अंदर 400,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं, और इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte होता है जो कि प्रोफेज 1 पे अरेस्ट होता है। अच्छा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में जो हम लोगों के पास प्राइमरी oocyte के अराउंड लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है, और वो भी स्क्वेमस ग्रैनुलोसा सेल की होती है। और इसके अंदर पड़ा हुआ होता है, इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर पड़ा होता है प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 पे। अब फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी यानी कि चाइल्डहुड के दौरान
क्या होता है कि few follicles out of these 400,000 primordial follicles, only few follicles convert into primary follicles and then secondary follicles under the action of some signaling molecules. लेकिन क्योंकि FSH प्रॉपर हार्मोनल सिग्नल नहीं मिल रहा होता, इस वजह से ये प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज पे या फिर सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज पे ही डिटेरियोरेट हो जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं। और अगर हम लोग प्यूबर्टी पे ओवरी को देखें तो उसके अंदर सिर्फ 60,000 टू 80,000 प्राइमोडियल फॉलिकल्स रह जाती है, यानी कि बाकी सारी की सारी फॉलिकल्स फॉलिकल एट्रीजिया के थ्रू डिजेनरेट हो जाती हैं। एट प्यूबर्टी होता है ये कि हाइपोथैलेमस से गोनिडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, गोनिडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को। वहां से निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम मेल्स, इन केस ऑफ मेल्स हम इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH कहते हैं। अब जो FSH हार्मोन जो बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो APL से निकले अंडर द इफेक्ट ऑफ GnRH, वो उसका काम क्या है बेसिकली कि जो बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स हम लोगों के पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पड़ी होती हैं एट प्यूबर्टी 60,000 टू 80,000, उनमें से बहुत सी फॉलिकल्स वो प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी फॉलिकल्स बना रही होती हैं। अच्छा, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनना और फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनना, ये प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी और प्यूबर्टी से ऑनवर्ड्स टिल मेनोपाज ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन हर दफ़ा एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो हैं वो प्राइमरी में कन्वर्ट होते हैं एंड देन सेकेंडरी में। इन केस बिफोर प्यूबर्टी ये प्रोसेस हो रहा है तो वो सेकेंडरी या प्राइमरी की स्टेज पे डिटीरियोरेट हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी इनके ऊपर आके FSH चेक करना शुरू कर देगा। अब प्राइमरी फॉलिकल्स बनी, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनी आफ्टर प्यूबर्टी फ्रॉम प्राइमोडियल फॉलिकल्स, तो उन सेकेंडरी में से भी ओनली फ्यू सेकेंडरी फॉलिकल्स जिनके ऊपर FSH रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आके FSH एक्ट करना शुरू कर देता है। और बाकी की फॉलिकल्स होती हैं जो कि प्राइमोडियल से आगे निकल आई थी, सेकेंडरी फॉलिकल्स की स्टेज पे आगे थी, लेकिन उनके पास FSH रिसेप्टर्स नहीं आए थे, तो इस हार्मोन का उन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो सरवाइव नहीं कर सकी और वो मेच्योर भी नहीं हो सकी, वो पहले ही डिजेनरेट हो गई। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये फॉलिकल एट्रीजिया का प्रोसेस है। अब ये FSH क्या करेगा कि सेकेंडरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाएगा इनटू टर्शियरी फॉलिकल्स एंड अल्टीमेटली इनटू ग्राफिन फॉलिकल्स। जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो मियोसिस 1 प्रोफेज 1 के ऊपर रुकी हुई थी वो प्रोसीड कर जाती है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन देता है और साथ ही एक पोलर बॉडी भी बनती है जो लेटर ऑन डिटीरियोरेट हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। देन टर्शियरी फॉलिकल्स अल्टीमेटली ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। होता क्या है बेसिकली कि अंडर द एक्शन ऑफ FSH granulosa cells convert androgens into estrogen। अब FSH की बात करें हम लोग तो हम कहते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल्स के ऊपर आके एक्ट करता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स की में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स में सिंगल लेयर ऑफ सिकोमस ग्रैनुलोसा सेल्स होती है और जब वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सिकोमस ग्रैनुलोसा की लेयर खत्म हो जाती है, उसकी जगह मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है। देन हम लोगों के पास जब वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल्स थी वो रिटेन रहती हैं, लेकिन एडिशनली एक थिकर लेयर ऐड हो जाती है। तो अब बेसिकली होता है कि उस सेकेंडरी फॉलिकल की जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं एंड्रोजन्स को इनटू एस्ट्रोजन, और इस एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करती है और क्योंकि प्रीवियसली मेंस्ट्रुएशन की वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो लॉस होता है ये उसमें हीलिंग और रिपेयर का काम करती है, देन उसको थिक करती है, दोबारा से वेस्कुलराइज करती है, यानी कि ब्लड वेसल्स को एलैबोरेट करती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देती है वहाँ पे, और ये प्रोटीनेशियस सिक्रेशन कॉज करती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन यूट्राइन वॉल की कुछ सेल्स जो है, ओके यहाँ पे यूट्राइन की टर्म
जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। जब यूट्राइन जो वर्ड है ये बेसिकली यूट्रस के लिए यूज होता है। जब हम कहते हैं कि यूट्राइन ट्यूब, तो यूट्राइन ट्यूब को हम यूट्राइन ट्यूब इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि दिस इज अ ट्यूब दैट लीड्स टू यूट्रस। और इसी तरह यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन वॉल जो है ये वॉल ऑफ यूट्रस है। तो वॉल ऑफ यूट्रस के कुछ सेल्स जो होते हैं वो ग्लैंडुलर हो जाते हैं और वो कुछ प्रोटीनेशियस सिक्रेशन बनाते हैं दैट वर टेकन बाय एम्ब्रियो ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जन अगर हम अदर इफेक्ट्स की बात करें एस्ट्रोजन के, तो ये सेकेंडरी सेक्शन कैरेक्टर्स इन फीमेल को की डेवलपमेंट कॉज करती है। और सर्वाइकल म्यूकस जो नॉर्मली थिक होता है और स्टिकी होता है, एस्ट्रोजन इसको थिन और क्रिस्टलाइन म्यूकस में कन्वर्ट कर देती है ताकि जो स्पर्म का पैसेज है इनटू यूट्रस वो उसको वो फैसिलिटेट कर सके। लो एस्ट्रोजन लेवल ने एफएसएच और एलएच दोनों को कम कर दिया। इनहिबिन ने एफएसएच को कम कर दिया। अब एफएसएच यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका लेवल फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव फीडबैक देगा जीएनआरएच के रिलीज के लिए। देन ये जीएनआरएच रिलीज होगा, लेकिन इस दफ़ा इसकी पल्स, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, जिसकी वजह से ये एलएच के रिलीज को ज़्यादा फेवर करेगा। हालांकि यही वो हार्मोन है जिसने एफएसएच के रिलीज को फेवर करना है, लेकिन क्योंकि इसकी पल्स हाई है, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई है इस वक्त, तो ये एलएच के रिलीज को ज़्यादा फेवर करेगा। हम लोग देखते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन्स के फंक्शन। पहले हम लोगों ने देखा कि जो एफएसएच है उसके अंडर ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स के, वो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। और एलएच क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर एक थीका लेयर भी होती है, तो एलएच उसके थीका सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और वो एंड्रोजन्स रिलीज करते हैं। उन्हीं एंड्रोजन्स को पकड़ के फिर ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन बनाते हैं। यानी इनिशियली बस ये हो रहा था कि ग्रेनुलोसा सेल्स अंडर द एक्शन ऑफ एफएसएच एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे थे और एंड्रोजन्स का सोर्सेज तब कम थे। अब क्योंकि थीकल सेल्स भी एंड्रोजन्स बना रहे हैं और उसी एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में ग्रेनुलोसा सेल्स कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये एफएसएच और एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है, और मेनली ये एलएच को पॉजिटिव फीडबैक दे रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जब लो एस्ट्रोजन लेवल होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच और एलएच को, लेकिन हाई एस्ट्रोजन लेवल पॉजिटिव फीडबैक देगा एफएसएच और एलएच को, दोनों को, जिसकी वजह से दोनों में सर्च जाएगा, लेकिन मेनली सिर्फ एलएच ही इंक्रीज होगा। अब एलएच सर्च के रिजल्ट में एलएच सर्च आती है, उसके बाद डे 14 पे एक बात याद रखनी कि एलएच सर्च के बाद डे 14 पे ओवुलेशन होती है, और ओवुलेशन एक प्रोसेस है जो लेस देन 5 मिनट्स में हो जाता है। ओवुलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा होता है जो कि अरेस्ट होता है मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 के ऊपर। और उसके अलावा एलएच मॉडिफाइज रप्चर्ड फॉलिकल्स, क्योंकि फॉलिकल की रप्चरिंग होती है सेकेंडरी oocyte के रिलीज के लिए, तो रप्चर्ड फॉलिकल्स को एलएच ही कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। और रप्चर्ड फॉलिकल्स के कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने को हम लोग ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं। Moreover, LH acts synergistically with prolactin to maintain corpus luteum and hence progesterone it secretes. जो LH है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और जो प्रोलैक्टिन है इसको समटाइम हम लोग ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। तो इनके जो नाम है इससे ये पता चल जाता है कि ये दोनों कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहे होते हैं। और क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन को मेंटेन करने के लिए बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना जरूरी होता है। और बिफोर इम्प्लांटेशन ये काम प्रोलैक्टिन और एलएच मिलके कर रहे होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन आफ्टर ओवुलेशन व्हाइल बीइंग रिलीज फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसका काम क्या होगा। पहले हमने पढ़ा कि जब एस्ट्रोजन ग्रैनुलोसा सेल से ग्रैनुलोसा लेयर से रिलीज हो रहा होता है, तो एक तो वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ऊपर एक्ट करता है, और उसके अलावा वो फीमेल में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। देन ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिन और क्रिस्टलाइन
बना देता है, जो कि बेसिकली वो थिक और स्टिकी होता है। लेकिन इस वक्त जब भी कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है तो इसके दो काम है, एक तो ये थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल करवाएगा और दूसरा ये सपोर्ट करेगा प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन को ऑन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अब प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, बेसिकली इसने भी थिकनिंग करनी है और वेस्कुलराइजेशन करवानी है ऑफ यूट्रस वॉल। अच्छा, हीलिंग और रिपेयर के अंदर सिर्फ एस्ट्रोजन इन्वॉल्व होता है व्हाइल इट इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम ग्रैनुलोसा सेल्स। और क्योंकि अब एक दफ़ा हीलिंग भी होगी, रिपेयर भी होगी, तो अब उसका मेन काम जो जो भी हार्मोन्स आएंगे जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो भी एंडोमेट्रियल हार्मोन्स आएंगे, उनका मेन काम थिकनिंग होगा या फिर थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस वॉल एंड अदर एरियाज ऑफ फीमेल बॉडी, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह। देन हमारे पास आ जाते हैं कन्वर्ट फंक्शनल लेयर टू ग्लैंडुलर लेयर। अब हमने पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की तीन लेयर्स होती हैं, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की फर्दर दो लेयर्स होती हैं, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। जो बेसल लेयर होती है वो परमानेंट होती है, वो इंटैक्ट रहती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी। लेकिन जो फंक्शनल लेयर होती है वो शेड होती है हर साइक्लिकली एवरी मंथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और यही जो फंक्शनल लेयर है इसको ग्लैंडुलर सिक्रेटरी लेयर में कन्वर्ट करता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और जब ये ग्लैंडुलर सिक्रेटरी लेयर बन जाती है तो ये एक्यूट्राइन ग्लैंड के तौर पे एक्ट कर रही होती है। अब ये ग्लैंड क्या करता है, पहले हमने पढ़ा कि एस्ट्रोजन के अंडर कुछ सेल्स जो होते हैं एंडोमेट्रियम के, वो ग्लैंडुलर बिहेवियर शो करते हैं और प्रोटीनेशियस सिक्रेशन रिलीज करते हैं, जो कि एम्ब्रियो यूज कर लेता है अपनी अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस पे। जबकि प्रोजेस्टेरॉन के अंडर जो यूट्राइन ग्लैंड बनता है ये ग्लाइकोजन सिक्रेट करता है इनटू यूट्राइन कैविटी टू सस्टेन द एम्ब्रियो बिफोर इम्प्लांटेशन। लेट्स ये कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को और एलएच को। एक तो ये डायरेक्टली एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, दूसरा क्योंकि एफएसएच जो है वो कम हो गया तो इसकी वजह से ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर रहे और एस्ट्रोजन का लेवल भी फॉल कर गया है। और क्योंकि एलएच सर्च हम लोगों ने देखा था कि वो तब बनती है जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल फॉल कर गया तो एलएच सर्च भी नहीं आएगी, एलएच सर्च नहीं आएगी तो ओवुलेशन भी नहीं होगी। और यही रीज़न है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओव्यूलेशन के बाद एग 12 to 24 और इसके लिए सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब कि इसी दौरान अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एग डिजेनरेट कर जाएगा। ऑन द अदर हैंड स्पर्म्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 5 डेज के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मतलब कि कॉपुलेशन अगर ओव्यूलेशन से पहले हुई है तो भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। For fertilization, acrosin of sperm dissolve zona pellucida। स्पर्म के स्ट्रक्चर की हम लोग बाद में दोबारा से बात करेंगे। उसके हेड के आगे एक रीजन होता है, वहाँ पे एक्रोसिन प्रेजेंट होता है और वो डिसॉल्व करता है जोना पेलुसिडा को। और ऑन द अदर हैंड जो इसमें हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है वो डाइजेस्ट करता है कोरोना रेडिएटा को ऑफ एग। अब इसमें ये चीज़ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है कि एक्रोसिन किस लेयर को डिसॉल्व कर रहा है और हाइलोरोनिडेज एंजाइम किस लेयर को डाइजेस्ट कर रहा है। तो इसके लिए एक निमोनिक है कि स्पर्म सेल्स हाई एंड किल्स सीआर। क्लास में सीआर और जीआर वाला सिस्टम होता है, तो स्पर्म सेल्स हाई एंड किल्स सीआर। तो इसका मतलब ये है कि जो हाइलोरोनिडेज एंजाइम है वो सीआर को डाइजेस्ट करता है, यानी कोरोना रेडिएटा ऑफ एग को डाइजेस्ट करता है। If fertilization occurs, after fertilization it takes 6 to 7 day journey for implantation। अब इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक देख लेते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट में होती है। प्रॉक्सिमल पोर्शन ये वाला पोर्शन, अगर देन यहाँ से ऑनवर्ड यूट्रस में जाने तक जो फर्टिलाइज्ड एग टाइम लेता है वो 6 to 7 डे जर्नी होती है बेसिकली। यानी प्रॉक्सिमल पोर्शन से यूट्रस तक आने में 6 to 7 डे जर्नी कवर करता है एक फर्टिलाइज्ड एग। और इनके
और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन, अब इस दौरान क्या होता है बेसिकली कि वो अपनी जाइगोट जो है वो मोरुला बनता है, मोरुला जो कि बेसिकली एक बॉल ऑफ सेल्स है। देन वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे बनता है। ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक ट्रोफोब्लास्ट होता है, एक इनर सेल मैस होता है। ट्रोफोब्लास्ट के बारे में हमें पता है कि ये लेटर ऑन प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रही, प्रॉक्सिमल पोर्शन में नहीं हो रही, लेटर ऑन किसी पार्ट में हो रही है, लेट्स सपोज डिस्टल पार्ट में हो रही है, तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद वो जल्दी ही यूट्रस में पहुंच जाएगा। अगर वो अब क्योंकि वो अपनी लेट ब्लास्टोसिस्ट या फिर अर्ली एम्ब्रियो की स्टेज, लेट ब्लास्टोसिस्ट को ही हम लोग अर्ली एम्ब्रियो कह रहे होते हैं, तो वो उस स्टेज पे नहीं आया होगा। अब वो इम्प्लांटेशन के लिए फिजिबल नहीं है, वो इम्प्लांटेशन नहीं कर सकता है। और ना ही ट्रोफोब्लास्ट लेयर अब HCG रिलीज कर सकती है। HCG का बेसिकली काम, हम लोग देखते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो FSH और LH दोनों को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। अब वो LH को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब ये कि LH का लेवल फॉल करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लड में। क्योंकि LH का लेवल फॉल कर गया तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं कर सकता। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं करेगा तो वहां से प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन कम होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। और इन शॉर्ट प्रोजेस्टेरॉन अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारा होता है। तो खैर प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन जब फॉल कर जाएगी तो वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन नहीं कर सकेगा और एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब कि एक प्रॉपर टाइम पे ब्लास्टोसिस्ट का बनना, ब्लेड ब्लास्टोसिस्ट जिसे हम अर्ली एम्ब्रियो भी कह रहे होते हैं, उसका बनना ज़रूरी है ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके इम्प्लांट हो सके। इम्प्लांटेशन के बाद वो HCG रिलीज कर सके और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर सके ताकि प्रोजेस्टेरॉन और अल्टीमेटली एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी मेंटेन रहे। इस काम की इस वजह से ज़रूरी है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट के में ही हो, ताकि 6 to 7 डे जर्नी के दौरान वो अपनी लेट ब्लास्टोसिस्ट या फिर जिसे हम अर्ली एम्ब्रियो कहते हैं वो उस स्टेज पे आ सके। Okay, then fertilized egg has ample of nutrients for 6 to 7 day journey to uterus. उसके पास इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वो 6 to 7 day जर्नी टू यूट्रस के दौरान वो सरवाइव कर सके। देन ट्रोफोब्लास्ट प्रोड्यूस HCG। HCG टेक्स ओवर द चार्ज टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम अंटिल द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो प्लेसेंटा बना देती है और ये फुली फंक्शनल हो जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन को टेक ओवर कर लेता है। देन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी, एम्ब्रियो को हम लोग फीटस कह रहे होते हैं, और by 4th month all the major organs are formed and remaining gestation period is taken over by the growth. इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो FSH और LH को नेगेटिव फीडबैक दे रहा होता है तो LH का ब्लड लेवल फॉल कर जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला कोई नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक वाइट स्ट्रक्चर है। कॉर्पस ल्यूटियम येलो स्ट्रक्चर था और कॉर्पस एल्बिकन्स एक वाइट स्ट्रक्चर है। प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन फॉल कर जाती है, एंडोमेट्रियल सेल्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, और एवरेज ब्लड लॉस जो होता है वो 350 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है।